आज रिट की लेवल 2 विज्ञान विषय के जीव विज्ञान विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को क्रमानुसार प्रश्नों के रूप में लेते हुए मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर के.जी. व्यास पिछले 35 वर्षों से विज्ञान विषय को पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, हर प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। यदि हम प्रत्येक विकल्प को समझे तो 20 प्रश्न 80 प्रश्नों के अनुरूप हो जाते हैं और हर जो है विकल्प को ध्यान से समझने की कोशिश करें आप। मैं हर बिंदु को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा। आप जहां भी समस्या हो पुनः देख सकते हैं। ठीक, पहला जो मेरा बिंदु है वो है सूक्ष्म जीव, जिसमें जीवाणु, वायरस और कवक, जो कि आपके रिट लेवल 2 के विज्ञान में जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रथम बिंदु दे रखा है। बच्चों, जीवाणु, वायरस और कवक, ये तीनों जहां हमारे लिए लाभदायक है, दूसरी तरफ इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग तथा विभिन्न प्रकार की हानियां, विभिन्न प्रकार के नुकसान भी होते हैं। उनको आधार लेते हुए कि कौन कौन से इनसे लाभ है, कौन सी इनकी हानियां हैं, उनके अनुरूप जो है 4 विकल्प वाले प्रश्नों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वे जीव जो कि किण्वन द्वारा दूध को दही में बदलते हैं। बच्चों, किण्वन शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में जो वर्ड है फर्म, फर्म से अर्थ होता है टू बॉईल, मीन्स उबलना। और जब कोई उबलता है विलयन तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। इसी तरह से जब कोई क्रिया किण्वन की होती है तो किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में निकलती है, जिससे किण्वन की प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे कि विलयन उबल रहा हो। और किण्वन को हम सामान्य भाषा में खमीर भी बोलते हैं। अब यहाँ 4 जो विकल्प है, उन विकल्पों में से कौन सा सही है, इसका अंदाज लगाने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कि यहाँ शब्द दूध, दूध में एक शर्करा होता है लैक्टोज, और यहाँ लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलना, दूध को दही में बदलना है। ठीक है, अब यहाँ लैक्टोबैसिलस सही होगा क्योंकि लैक्टोज से आया लैक्टोबैसिलस। क्लियर? ठीक, अब मैं प्रश्न नंबर 2 पर आ रहा हूं। निम्न में से किस जीवाणु द्वारा विटामिन B12 तैयार किया जाता है? छात्रों, यहां 4 चॉइस पर फिर मैं वही बात कर रहा हूं, हर बिंदु को हम ध्यान देंगे। क्लॉस्ट्रीडियम जो जीवाणु है, यह एक तरफ हानिकारक भी है। इसकी एक जाति क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम जो है भोजन को विषाक्त करती है। ठीक है, परंतु दूसरी तरफ यह विभिन्न प्रकार के विटामिनों में से एक विटामिन B12 का निर्माण भी करता है। अब प्रश्न ये उठता है, विटामिन B12 कहाँ जरूरी है? कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के मैच्योरेशन, परिपक्वन के लिए भी विटामिन B12 है। कई प्रश्न ऐसा भी आ जाए तो हम ध्यान दे सकते हैं कि विटामिन B12 कहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, पेनिसिलियम जो है वो कवक है। यहाँ प्रश्न है जीवाणु से। और तीसरा ई कोलाई जीवाणु है, परंतु वो हमारी आंत्र में है, इसलिए उससे विटामिन बनने के आधार में नहीं आएगा वो। फिर राइजोबियम, जैसा आपने पढ़ा होगा, सहजीवन, मटर की जड़ों के साथ
नाइट्रोजन स्थायीकरण का है वो, अतः इसका सही उत्तर हुआ क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पे आ रहे हैं। टूथपेस्ट बनाने में उपयोगी सूक्ष्म जीव है, कि मीन्स सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी, हाँ, टूथपेस्ट में भी किया जाता है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैसिलस सबटिलिस। अब इसमें से चूंकि पहला ही सही उत्तर है, हाँ, क्योंकि इसी का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है, परंतु लैक्टोबैसिलस सही नहीं होगा। हमने अभी पहले दूध को दही में बात की है, हाँ, हमें पता है लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाला, इसलिए ये सही नहीं हुआ। स्ट्रेप्टोमाइसिस की अनेक जातियों का उपयोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक में होता है, इसलिए ये विकल्प भी सही नहीं होगा। बैसिलस सबटिलिस जो है, हाँ, ये वो जीवाणु है जो कि एंजाइमों के संश्लेषण में उपयोगी है, और विशेष रूप से सबटिलिस से एमाइलेज एंजाइम का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, अब यहां चौथे प्रश्न में दो कॉलम है, दो सूची, दो स्तंभ दे रखे हैं। एक स्तंभ जो है विभिन्न प्रकार के रोग से संबंधित है, और दूसरा उनको करने वाले रोग जनक हैं। हमें प्रत्येक बिंदु को ध्यान देना है और फिर सही विकल्प को चुनना है। कि नींबू का कैंकर जनित रोग, ये कैंकर रोग जो है करने वाला है जीवाणु। देखिए यहां पहले ध्यान दें, कैंकर रोग जीवाणुवी रोग है। रस्ट और स्मट प्रकार के रोग कवक के द्वारा होते हैं। मोजेक रोग, जब भी कहीं नाम आ जाए मोजेक, मीन्स वो रोग वायरस से होगा। और मक्का का बोना रोग एक माइकोप्लाज्मा से होते हैं, जो कि माइकोप्लाज्मा हमेशा जो है, हाँ, ब्लूम प्रकार के रोग करता है या पौधों की वृद्धि को रोकता है। अतः अब हम ध्यान दें कि नींबू का कैंकर जीवाणु, गेहूं का रस्ट मैंने बताया कवक से है, फिर भिंडी का पित्तशिला मोजेक आ गया, वायरस से है। बोना करना माइकोप्लाज्मा का है, मीन्स उल्टा स्तंभ राइट हुआ, 4 3 2 1। हाँ, तो इनमें से जो है करेक्ट कौन सा हुआ? सेकंड विकल्प में 4 3 2 1 है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। बच्चों ये प्रश्न जो है वो एक तरह से जो है जनरल नॉलेज पर आधारित विज्ञान का प्रश्न हो गया, परंतु है ये भी सूक्ष्म जीवों में से। वायरस आप जानते हैं जैसा कि वायरस की एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना है, इसलिए जोकर नहीं हो सकता। जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, दृढ़ होती है। कई जीवाणु में इनके ऊपर एक कैप्सूल या संपुट पाया जाता है, इसलिए ये अपना रूप नहीं बदलता है। कवक में भी कोशिका भित्ति है, तंतुनुमा है ये कवक, इसलिए ये भी अपना रूप नहीं बदल सकता। परंतु माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल प्लाज्मा झिल्ली है, इसलिए विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, और जब कोई अपना रूप बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जोकर। इसलिए माइकोप्लाज्मा सही उत्तर हुआ, सही विकल्प होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कि निम्न में से वायरस जनित रोग है। देखिए इन 4 रोगों में से जो है टाइफाइड, टीबी और डिप्थीरिया, ये तीनों हम जब वर्गीकरण करते हैं रोगों का तो ये रोग जीवाणुओं के हैं। इसलिए शेष बचा पोलियो, जो कि अभी पूरे भारत में नहीं विश्व में पोलियो अभियान चलाया जाता है। वायरस जनित रोग है, ये एक कॉमन बात है, ध्यान दें तो इसका विकल्प हुआ पोलियो। नेक्स्ट, अब
प्रश्न नंबर 7, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोगी है जो भोजन की पौष्टिकता और गुणवत्ता को बनाए रखता है। अब जब भोज्य पदार्थ को हम अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं कि वो लंबे समय तक एज इट इज रहे, मीन्स उसमें किसी सूक्ष्म जीव का प्रभाव न हो, तो सूक्ष्म जीवों को रोकने वाला रासायनिक पदार्थ में मूल रूप से जो है वो पदार्थ होंगे जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्षमता नहीं हो। परंतु यहाँ 4 विकल्प में से यदि हम एक विकल्प ये देखें, बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, जबकि ये बेंजोएट है, हाँ, जो कि मूल रूप से जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो सही विकल्प हुआ सोडियम बेंजोएट। हाँ, प्रश्न 8, बैंगन का लघुपर्णी व तिल का फिल्लोडी रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? बच्चों, मैंने आपको पहले एक प्रश्न में बात की थी कि पौधों में उनके आकार को छोटा करना, उनकी वृद्धि को रोकना या उसमें पत्तियों को झुंड में बना देना लक्षण किसका है? माइकोप्लाज्मा का। बाकी के रोग मोज़ेक रोग होते हैं तो वो होते हैं वायरस के। जीवाणु रोग होते हैं तो वो कोई स्पॉट या उसके ऊपर धब्बे बनाने वाले रोग होते हैं। और कवक के जो रोग होते हैं वो स्मट या रस्ट प्रकार के रोग होते हैं। अतः सही विकल्प हुआ माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर, दलहनी या दालों पादपों की जड़ों में पाई जाने वाली जड़ गुलिकाओं में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है कि रूट नोड्यूल या जड़ों के साथ गांठें बनाकर उनके साथ सहजीवन, या सहजीवन से अर्थ है पादप को भी लाभ हो और सूक्ष्म जीव को भी लाभ हो, दोनों को लाभ होता है, हाँ, तो वो कहलाता है सहजीवन। तो कवक राइजोफस, जीवाणु साल्मोनेला, जीवाणु राइजोबियम और कवक म्यूकर। देखिए यहाँ नाइट्रोजन स्थायीकरण की बात है, वो कार्य करता है कौन? जीवाणु। अब जीवाणु 2 है। एक जीवाणु विकल्प है हमारा साल्मोनेला जो कि रोगजनक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सहजीवन की, रूट नोड्यूल बनाने की, तो वो विकल्प हुआ जीवाणु राइजोबियम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, चावल के खेत में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक का कार्य करने वाला सूक्ष्म जीव है। देखिए चावल की खेती जहाँ होती है वहाँ पर जल की मात्रा सबसे अधिक होती है और जल में सामान्यतया कौन रहते हैं? शैवाल। यहाँ शैवाल विकल्प नहीं है, परंतु साइनो जीवाणु जो है उन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव है, सामान्यतः एक कोशिक होते और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अतः दूसरी तरफ साइनो जीवाणु नाइट्रोजन स्थायी कारक भी है। अतः चावल की खेती में हाँ उर्वरक के रूप में ये कार्य करते हैं। इस कारण सही विकल्प होगा साइनो जीवाणु। जबकि क्लोस्ट्रीडियम रोगजनक है या विटामिन B12 में इसकी कुछ जातियां काम आती है। माइकोराइजा, माइको मीन्स कवक, क्योंकि कवक विज्ञान को माइकोलॉजी भी कहते हैं। और राइजा शब्द आया है राइजस, राइजस मीन्स रूट, कि वो कवक जो कि पौधों की जड़ों के साथ सहयोग करके सहजीवन का कार्य करे, वो कहलाते माइकोराइजा, कवक मूल।
फ्रेंकिया एक प्रकार का जीवाणु है जो कि जड़ों की गुलिकाओं में तो नहीं है, परंतु तनों के साथ सहजीवन करके नाइट्रोजन स्थायीकरण करता है। अतः अगर हम इन चारों विकल्प को ध्यान दें तो 3 और प्रश्न के उत्तर बन सकते हैं कि माइकोराइजा कवकमूल, तो फ्रेंकिया जो है वो तनों पर सहजीवन के रूप में नाइट्रोजन स्थायीकारी हुआ, और साइनो जीवाणु नील हरित शैवाल भी है और नाइट्रोजन स्थायीकरण करता है और जल में पाया जाता है, इसलिए चावल की खेती के लिए यह उपयोगी हुआ। प्रश्न 11, ये एक वो प्रश्न है जो कि जीके में भी, जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है, और हमारे यहाँ सूक्ष्म जीवों में भी इस प्रश्न पर को आधार लिया है मैंने कि सन 1997 में केवल एक रोग के कारण संसार में अनेक मनुष्यों की मृत्यु हो गई। वह रोग था, देखिए, सामान्यतया इस प्रश्न को देखते ही लोगों को यह लगता है कि चेचक होगा, क्योंकि पूर्व में चेचक से कई बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। इस कारण ऐसा अंदाज लगा लेते हैं लोग बाग, जबकि उस वक्त सबसे ज्यादा जो है मृत्यु का कारण थी टीबी, जो कि लाइलाज बीमारी थी। अब तो टीबी के लिए वैक्सीन बन गया। अगर बच्चों को पूर्व में ही वैक्सीन लगा दिया जाए तो टीबी नहीं होती है। प्रश्न 12, डेंगू वायरस का वाहक है। अभी सबसे ज्यादा फैलने वाला रोग है डेंगू। और देखिए, यहां चारों विकल्प को मैं एक एक पर बात कर रहा हूं। पहले, घरेलू मक्खी जो है गंदगी पर बैठती है, और घरेलू मक्खी से सामान्यतया होने वाला रोग जो है हैजा होता है। ड्रैगन फ्लाई जो है वो अनेक रोगों की वाहक है, परंतु डेंगू की वाहक नहीं है। मादा एडीज मच्छर जो है ये एक वो मच्छर है जिसकी टांगों पर सफेद धब्बे होते हैं, और ये डेंगू बुखार उत्पन्न करता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया का वाहक है। अतः सही विकल्प हुआ मादा एडीज मच्छर। प्रश्न 13 में, मानव शरीर का कौन सा तंत्र एचआईवी के कारण प्रभावित होता है? देखिए, इस प्रश्न में जो बिंदु है मूल वो है एचआईवी, और एचआईवी आते ही हमें दिमाग में आता है एड्स, और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज और सिंड्रोम। यहां इम्यूनो वर्ड पर जोर दे रहा हूं मैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनल सिस्टम। मींस प्रश्न में जो वायरस है वो एड्स का वायरस है, और एड्स नाम में छुपा हुआ है इम्यूनो वर्ड, मींस प्रतिरक्षा। अगर हम उससे शब्द का आधार ही समझ लें तो विकल्प हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि इसका सही विकल्प हुआ प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट, अब ये 14वां प्रश्न, हाल ही में चर्चित इबोला वायरस का नाम रखा गया था। देखिए, फिर जनरल नॉलेज पर आधारित है, जिसमें हर जगह पर मैंने कोशिश ये करा है, इबोला नामक स्थान, इबोला नामक नदी, इबोला नामक वैज्ञानिक, इबोला नामक प्रयोगशाला। परंतु यह वायरस सबसे पहले रिपोर्ट किया गया इस नदी के जल के पास, इस कारण इसका नाम इबोला नामक नदी के आधार पर रख दिया गया। नेक्स्ट, H5N1 ये कोड दिया गया वैज्ञानिक के द्वारा वायरस को, जिसका संबंध है क्योंकि जब
पक्षियों में एक विशेष प्रकार के बुखार को देखा गया और जब उसका परीक्षण किया गया तो उसमें जो वायरस था, हाँ, वो उन पक्षियों को ही केवल बुखार या रोग उत्पन्न करता और पक्षी मर जाते, इसलिए उसे बर्ड फ्लू कहा गया, जो कि इसका करेक्ट उत्तर है। जबकि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है और प्रोटोजोआ जंतु प्लाज्मोडियम का है, वायरस नहीं। हैजा जीवाणु जनित है। एड्स जो है वो वायरस जनित है, परंतु एड्स H5N1 का नहीं, हमें पता अभी HIV का है, इसलिए उत्तर निकालना जो है वो हमें कंफर्म हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न 16। इसमें दो स्तंभ है कि पहले स्तंभ में जो है सूक्ष्म जीव है, तो दूसरे स्तंभ में उन सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कार्य। देखिए, इन 4 सूक्ष्म जीवों पर हम ध्यान दें अगर, तो हमें पता है कि उत्तर को 4 विकल्पों से कैसे हम पकड़े कि उत्तर सही कौन सा है। तो हमें अगर कुछ इसमें से बिंदु ध्यान है तो अगले बिंदु पे चल सकते हैं कि जैसे राइजोबियम, हमें पता है कि राइजोबियम जीवाणु, हाँ, दालों या जो है फली वाले पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बनाता है, ठीक है। तो राइजोबियम से संबंधित नाइट्रोजन स्थायी कारक मीन्स 3 नंबर की जो बात आ रही है वो किसके साथ आ रही है? राइजोबियम के साथ। मीन्स बी वाले में 3 कहाँ है? 2 जगह पर। फिर नाइट्रोसोमोनास नहीं तो एसिटोबैक्टर, एसिटो सब एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सिरका। हाँ, तो यहां सिरका चौथा पॉइंट है। तो बी वाले का तीसरा दिख रहा है तो उसके बाद चौथा यहां है और कहीं भी नहीं है। उत्तर का पता लगाने का तरीका बता रहा हूं यहां पर मैं आपको। अतः हमें यहां ध्यान आ जाएगा कि इसका सही विकल्प वो है जिसमें तीसरा और चौथा बिंदु कंटिन्यूस है बी और सी के लिए और कहीं भी नहीं है। यहां तीसरे के साथ 5वां बिंदु आ रहा है, अतः 4th सही हुआ। अब इस पर फिर से बात करें हम कि पहला स्ट्रेप्टोमाइसिस के लिए 2 नंबर। स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक बनते हैं, एंटीबायोटिक का अच्छा सोर्स है। राइजोबियम जो है, हाँ, वो नाइट्रोजन स्थायी कारक है। तो नाइट्रोसोमोनास जो है, हाँ, वो क्या करता है कि नाइट्रीकरण करता है, जो 5 बिंदु लिखा हुआ है। अतः इसका सही विकल्प हुआ 4 और उसको हम कंफर्म भी करें। अब 16 क्वेश्चन। अब यहां ये प्रश्न है, 4 कथन है, प्रत्येक कथन पर हम विश्लेषण करें कि कौन सी बात सही है। देखिए, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, प्रश्न को नहीं पढ़ते, वहां कई बार लिखा आएगा कथन सही है, कथन सही नहीं है। तो यहां शब्द पर जोर दें कौन सा कथन सही है। अब सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं, ठीक है। अब सारे जीवाणु विषमपोषी नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? लाभकारी भी है और हानिकारक भी है, इसलिए सभी विषम में नहीं आते, क्योंकि कुछ जीवाणु में जीवाणुवीय क्लोरोफिल होता है, जीवाणुवीय हरित लवक होता है, और हरित लवक है तो वो कुछ जीवाणु स्वपोषी भी है, इसलिए यह विकल्प कथन सही नहीं है। जीवाणु या तो विषमपोषी या रसायनपोषी होते हैं। अब यहां शब्द छुपा या तो, जबकि जीवाणु जो विषमपोषी तो है ही, परंतु कुछ जीवाणु रासायनिक पदार्थों का विघटन कर या ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मीन्स दोनों टाइप है, इसलिए या तो शब्द के कारण ये उत्तर सही नहीं हुआ। जीवाणु या तो प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। अब कुछ जीवाणु में जीवाणु क्लोरोफिल है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी है। दूसरी तरफ कुछ जीवाणु रासायनिक पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए रसायन। तो या तो शब्द आने के कारण यह भी कथन सही नहीं हुआ। जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी होते मीन्स और भी प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए यह विकल्प सही हुआ।
नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों के, यहां फिर कथन की बात है, सूक्ष्म जीवों के लाभकारी उपयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहले प्रश्न में था कौन सा कथन सही है, अब कौन सा कथन गलत है। क्लोरेला नामक एक कोशिक जीव द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। क्लोरेला एक कोशिक शैवाल है और इससे प्रोटीन प्राप्त होता है, और क्लोरेला का उपयोग जो है अंतरिक्ष में भी जो है अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाता है, और इसकी वृद्धि अति तीव्र होती है, इसलिए उसको सप्लीमेंट फूड के रूप में जो है क्लोरेला प्रोटीन देता रहता है, इसलिए ये लाभकारी उपयोग है, इसलिए सही है। यीस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, क्योंकि डबल रोटी बनाते वक्त खमीर उठाने में यीस्ट उपयोगी है। तो ये सूक्ष्म जीव का जो है लाभकारी उपयोग है, सही कथन है। एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को कवक से प्राप्त किया जाता है। अब एक्टिनोमाइसिन से एक्टिनोमाइसिस से एक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक आती है, मीन्स ये तो सही है। फिर स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग दूध को दही में, देखिए यहाँ दूध को दही में, और दूध जो है लैक्टोज शर्करा, मीन्स यहाँ क्या होना चाहिए था लैक्टोबैसिलस, जहाँ लिख दिया गया स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसलिए ये सही नहीं है, इसलिए ये विकल्प प्रश्न अनुसार सही विकल्प है। अब यहाँ प्रश्न है वायरस है। देखिए वायरस वो सूक्ष्म जीव है जो कि किसी सजीव के शरीर से बाहर क्रिस्टल के रूप में, मीन्स निर्जीव, शरीर में प्रवेश करने पर सजीव, जैसा कि छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते आते हैं कि वायरस क्या है, कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। बीच की योजक कड़ी का अर्थ हुआ शरीर से बाहर तो वो निर्जीव, शरीर के अंदर सजीव, मीन्स उनके पास परजीविता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जबकि कुछ जीव परजीवी के रूप में भी जीवन यापन करते हैं और उसको पोषक नहीं मिले तो वो स्वयं भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं विकल्पी। तो यहाँ जो है वायरस अविकल्पी परजीवी हुआ, मृतोपजीवी नहीं है, आभासी परजीवी नहीं है वो, क्योंकि मृत पदार्थ पर वो तो खुद ही निर्जीव रहेगा, आभासी भी नहीं है, विकल्प नहीं है उसके पास दूसरा, इसलिए वो अविकल्पी परजीवी है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कि चार में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि यह माइकोप्लाज्मा का लक्षण नहीं है। पहला पीपीएलओ कहा जाता है। देखिए सब सर्वप्रथम जब माइकोप्लाज्मा की खोज हुई तो इन्हें पशुओं के फेफड़ों के चारों ओर पाई जाने वाला आवरण, जिसको हम कहते हैं प्लूरा, और जो झिल्ली होती वो कहलाती प्लूरल झिल्ली, ठीक है। अतः इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्यों? कि ये पशुओं में और अन्य जंतुओं में भी ये निमोनिया रोग फैलाता है, इस कारण नौकार्ड और रुस्क ने इसको पीपीएलओ कहा, मीन्स ये विकल्प सही है। फिर मैंने पहले आपको बताया था एक बात कि माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ कोई भी भित्ति नहीं होती, और जब कोई भित्ति नहीं होती तो वो अपना रूप बदलता है, इसलिए वो बहुरूपी है, ये भी सही है। ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदी होते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कि अधिकतर एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियों से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। केवल टेट्रासाइक्लिन या उच्च ताप पर इन्हें समाप्त किया जा सकता है, इसलिए ये उसके संदर्भ में सही नहीं है। जबकि ये पादपों में रोग उत्पन्न करते, अनेक रोग होते हैं माइकोप्लाज्मा से। अतः तीसरा विकल्प यह दर्शाता है कि
जो माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में यह विकल्प सही नहीं है। देखिए, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले विभिन्न लाभ और सूक्ष्म जीवों से होने वाली विभिन्न हानियां। अब मैं दूसरे बिंदु पे आ रहा हूं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं और उन रोगों से हम कैसे बच सकते हैं या उन्हें कैसे इन रोगों से बचाया जा सकता है। जबकि पहला और दूसरा बिंदु की कुछ प्रायिकता सेम है, लाभकारी हानिकारक। हानिकारक के रूप में हमने वहां भी रोग लिए, या हम केवल रोग पर बात करेंगे और उस रोगों से बचने के उपाय पर बात करेंगे। रोग के रूप में मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। बच्चों, पास्चुरेला पेस्टिस जो है एक विशेष प्रकार के छोटे कीट होते हैं जो कि रोडेंट प्रकार के, रोडेंट कहते हैं कि जिनके इंसीजर दांत, कृंतक दांत आगे वाले तीखे होते हैं बहुत ही, और जो कुतर कुतर कर भोजन करते हैं। उन रोडेंट जंतुओं पर एक छोटा पिस्सू पाया जाता है और उस पिस्सू कीट में पास्चुरेला पेस्टिस उपस्थित होता है। और जब ये रोडेंट जैसे चूहे हुआ, खरगोश हुआ, ये जब हमारे भोज्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं या हमारे भोज्य पदार्थ को खा जाते हैं या हमारे खुद के संपर्क में आ जाते हैं, तो ये जीवाणु हमें संक्रमित करता है, रोग उत्पन्न करता है। और वो रोग है प्लेग। प्लेग रोग का वाहक पास्चुरेला पेस्टिस और वाहक है पिस्सू, इसलिए सही विकल्प है प्लेग। जबकि टिटेनस, डायरिया और तपेदिक जो है, टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई से होता है, डायरिया जो है मायोबैक्टीरियम से है, तो तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग है। इसलिए ये प्लेग विकल्प पूर्णतया सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, क्षय रोग के संचरण का माध्यम। देखिए, अब हम रोगों की जहां बात कर रहे हैं तो रोग किन किन के द्वारा संचरित होते हैं, मीन्स उस रोगों को लाने वाले वाहक कौन कौन हैं। हाँ, कि वायु से हो रहा है वो, या जल से हो रहा है, या औषधि से हो रहा है, या मच्छरों से हो रहा है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि भाई टीबी जो है वो जीवाणुवीय रोग है, पूर्व में हमने लाभदायक हानिकारक में बात की। हाँ, अब औषधि द्वारा नहीं होगा, ये विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि ये जीवाणु वाला रोग है, मच्छरों से ये नहीं होगा। अब जीवाणुवीय रोग जल से भी फैल सकते हैं और वायु से भी, परंतु क्षय या टीबी, क्षय रोग हाँ को हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी वाला जो रोगी होता है, जब वो खांसी करता है या कहीं थूकता है या सांस को जब उबासी भी लेता है, तो इसके जीवाणु वायु में फैलते हैं और आसपास में लोगों में प्रवेश कर जाते हैं। मीन्स इसका संचरण का सही विकल्प हुआ वायु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किस उम्र के बच्चों में खसरा सर्वाधिक प्रभावी रोग है? देखिए, खसरा का टीका जो है हॉस्पिटल्स में बच्चा जब जन्मता है उसके 9-10 माह के बाद से लगाया जाता है। दूसरा, खसरा हमेशा बच्चों में होने वाला रोग है, अतः इस रोग का प्रभाव 9 माह से लेकर के 10 वर्ष की उम्र तक ही होता है, क्योंकि पहला विकल्प है शिशु जन्म से नहीं रोग है, और 5 वर्ष नहीं, शुरू से ही जैसे ही बच्चा जो है हाँ कुछ संभलता है और अगर इसके जीवाणु उसके संपर्क में आते तो रोगी हो जाता है। इसलिए इसका सही विकल्प है 9 माह के शिशु से 10 वर्ष की उम्र तक खसरा जो है ज्यादा प्रभावी रोग है। नेक्स्ट,
अब खसरा जो रोग है, अब उसको कैसे रोका जाए, कि खसरा रोग के लिए टीकाकरण किस उम्र में किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये रोग 9 मास के बच्चे से प्रारंभ होता है 10 वर्ष तक। अतः इसका टीकाकरण प्रारंभ करने का समय कौन सा होगा? 12 महीने में, और फिर 4 से 6 वर्ष, जिससे आगे 10 वर्ष के मध्य में ये रोग नहीं होगा और फिर जीवन काल में भी नहीं होगा। इसलिए सही विकल्प कौन सा हुआ? दूसरा। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में जीवाणु जनित रोग दिए? देखिए, अब यहां हम ये ध्यान देने की कोशिश करें कि विकल्प कौन सा सही है, क्योंकि यहां शब्द है जीवाणु। अब हमने पूर्व में बात की है हाँ कि रोग जीवाणुओं से कौन कौन से, वायरस से कौन से, कवक से कौन से रोग हो जाते हैं। तो उसको ध्यान देते हुए अगर हम बात करें तो यहां मीजल्स जो रोग है या खसरा रोग जो है, हाँ, वो और प्लेग और पोलियो, ये तीनों वायरस वाले आ गए। जबकि टिटेनस और टीबी जीवाणु, डिप्थीरिया और लेप्रोसी या कुष्ठ जीवाणु, परंतु ये नहीं है जीवाणु का। हेजा जीवाणु से, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से, ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु, और मम्स जो है वो वायरस जनित रोग है। इसलिए यहाँ निम्न में से किस समूह में जीवाणु जनित रोग की जो बात करी गई है, हाँ, तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा रोग केवल जीवाणु से है। तो केवल जीवाणुवीय रोग पर जब हम ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि इसमें सही विकल्प हुआ सेकंड वाला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा रोग और इसके रोग जनक से सुमेलित है? देखिए, यहां प्रारंभ में रोग है और उस रोग के रोग कारक की बात है। को रोग करने वाला रोग कारक, हाँ, जीव कौन सा है? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन? प्लाज्मोडियम, और वाहक मच्छर। जबकि यहाँ एस्केरिस है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं हुआ। चिकन पॉक्स जो है वो डेंगू लाता है, और किससे लाता है चिकन पॉक्स? वायरस से, जबकि यहाँ माइक्रोबैक्टीरियम है, इसलिए ये भी विकल्प सही नहीं हुआ। हेजा जो है, हाँ, उसको कौन करता है? विब्रियो कोलेरी। इस कारण एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका विकल्प सही नहीं, क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पेचिस करता है, ठीक है। और पेचिस और दस्त वाला कौन है? ई कोलाई। ई कोलाई से दस्ते लगती है हमारी आंत्र में, इसकी गड़बड़ होने से, इसलिए सही विकल्प हुआ चौथा। नेक्स्ट, टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है। देखिए, हर रोग की पहचान के लिए, हाँ, डायग्नोसिस उपचार जो है, हाँ, अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे एलिसा टेस्ट, एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम, कई बार ऐसे प्रश्न आए तो हम ध्यान दें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। और एलिसा टेस्ट काम आता है, इम्यूनो वर्ड है इसमें, प्रतिरक्षा तंत्र को खराब करने वाला कौन है? HIV, मीन्स एड्स का परीक्षण करने के लिए एलिसा टेस्ट है। ESR है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेजिस्टेंट, मीन्स ये एरिथ्रोसाइट के या लाल रक्त कणिकाओं के दर को, रेट को निर्धारित करने के लिए टेस्ट है। जब कभी भी किसी रोगी का ऑपरेशन किया जाता है, शल्य क्रिया की जाती है, तो सबसे पहले उसका ESR देखते हैं। ESR उम्र के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ जो है, हाँ, घटता जाता है।
तीसरा है पीसीआर टेस्ट, ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये ज़्यादातर जीन थेरेपी या डीएनए टेस्टिंग के लिए होने वाला टेस्ट है, जबकि विडाल टेस्ट एक प्रकार का रक्त परीक्षण है जो कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मीन्स हेजा, टाइफाइड, हाँ, के लिए टाइफाइड का परीक्षण करने के लिए क्या हुआ फिर विडाल। क्यों कि एलिसा टेस्ट हो गया एड्स के लिए, ईएसआर रक्त एरिथ्रोसाइट की सेडिमेंटेशन रेट के लिए, ये डीएनए पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया के लिए, इसलिए सही विकल्प हुआ चौथा। नेक्स्ट, बीसीजी टीकाकरण का उपयोग किस रोग की सुरक्षा के लिए किया जाता है? देखिए यहां एक पूरा एक शब्द है बीसीजी, हाँ, ये है बेसिली कैलिमेटिस। बीसीजी का पूरा जो है फॉर्म जो है वो है फुल फॉर्म में बेसिली कैलिमिटी ग्लूरिन, बेसिली कैलिमिटी ग्यूरिन नामक ये एक परीक्षण है। बीसीजी का पूरा नाम कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आए तो ध्यान दें कि बीसीजी टीका क्या है। अब आते हम किस रोग की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि 1997 में सबसे ज्यादा विश्व मृत्यु किससे हुई थी? टीबी के कारण। उस समय के बाद शोध के द्वारा एक परीक्षण के प्रारंभ किया गया कि इसको कैसे रोका जाए। इसलिए टीबी करने वाले ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु था उसके मृत भाग को लेकर के टीका बनाया गया। अतः इसका सही विकल्प है तपेदिक या टीबी। अब हम प्रश्न नेक्स्ट ले रहे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प रोग के रोग कारक और उपचार को सुमेलित नहीं करता है? मीन्स रोग, उसका रोग कारक और उसके उपचार में कहाँ भी कॉम्बिनेशन गलत है वो लेना है हमें। कि जैसे क्षय या टीबी ये माइकोबैक्टीरियम से होता है, ठीक है, हाँ, इसलिए रोग कारक सही है। उपचार, थूक की जांच की जाती है टीबी के रोगी में, एक्सरे करते हैं कि उसके फेफड़ों की पोजीशन क्या है और एंटीबायोटिक औषधि देकर के उसका उपचार करते हैं। मीन्स ये रोग और रोग कारक और उपचार सही है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है, इसलिए रोग कारक सही है। इसका उपचार के लिए जो है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक टाइफाइड में दी जाती है, हाँ, इसलिए ये भी सही है। खसरा या मीजल्स जीवाणु जनित रोग है, रोग कारक सही है, परंतु उपचार में एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने, जबकि होना क्या चाहिए था? एंटीसेप्टिक औषधि, इसलिए उपचार और उसे सुमेलित नहीं करने वाला विकल्प खसरा करेक्ट है इसका विकल्प। नेक्स्ट, स्वास्थ्य की सबसे सही परिभाषा होगी। मीन्स एक मनुष्य स्वस्थ है, उससे क्या अर्थ है? मीन्स उसको कैसे परिभाषित करें? करेक्ट बात क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि स्वास्थ्य संतुलित परिस्थिति में शरीर और मस्तिष्क की अवस्था, क्योंकि संतुलित शरीर है उसका, मस्तिष्क भी है, हाँ, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो स्वस्थ हो गया। स्वास्थ्य एक मुस्कुराते चेहरे का प्रतिबिंब, दिखने में हंस रहा है परंतु उसके अंदर कौन से रोग है वो क्या पता, इसलिए स्वास्थ्य की ये परिभाषा भी पूर्णतया सही नहीं है। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, कंप्लीट उसकी बॉडी, कंप्लीट उसकी मानसिकता, मेंटलिटी और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की अवस्था है। यदि एक मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और उसकी सामाजिक परिस्थितियां भी सही है तो वो मनुष्य ही स्वस्थ मनुष्य कहलाएगा। इसलिए स्वास्थ्य की सबसे सही परिभाषा ये होगी जो कि WHO ने
भी इसी परिभाषा को मान्यता दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम जो है पाठ्यक्रम में जो तीसरा बिंदु है हमारा, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, ठीक है, यहां हम उन तंत्रों की बात करेंगे, हाँ, जो कि हमारी जैविक क्रियाओं को चलाने में सहायक है। परंतु इस बिंदु में मैं जनन तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं करूंगा। पहले हम उन तंत्रों की बात करेंगे जिनमें कि हार्मोन का कोई भी जो है रोल नहीं हो, मीन्स एंजाइम से संबंधित रोग और उनके अंग। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ की एक जोड़ी आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित रूप में पहुंचती है? मीन्स कि आमाशय में पहुंचने से पहले उसका किसी प्रकार का पाचन या जो है हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन नहीं हुआ। देखिए, पहला है स्टार्च और वसा। अब इन दोनों में से स्टार्च या मंड जो है, हाँ, मंड पर हमारी लार मुंह में पहुंचते ही वहां पर एमाइलेज एंजाइम मंड को माल्टोज में बदल देता है। मीन्स मंड जो है वो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को जो है बदल दिया किसमें? डाइसेकेराइड में। मीन्स ये पहले से ही पचित हो गया अर्ध। कौन? स्टार्च। इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। वसा व सेल्यूलोज, देखिए यहां फिर बिंदु क्या आया? वसा और सेल्यूलोज। तो हमारे मुंह में आमाशय से पहले पाचन कहाँ होता है? मुखगुहा में। मुखगुहा में वसा का पाचन करने वाला कोई एंजाइम नहीं है, और सेल्यूलोज को पचाने वाला भी एंजाइम मुखगुहा में नहीं है, न मनुष्य में न पशुओं में, या जो कि शाकाहारी उनमें। इसलिए अब प्रश्न को यहीं पर उत्तर हमारा पूर्ण हो रहा है कि वसा और सेल्यूलोज। क्योंकि अगले विकल्प सही क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्च है फिर, और स्टार्च का पाचन मुख में होता है। चौथे में भी फिर स्टार्च है जिसका पाचन मुख में होता है, इसलिए सेकंड विकल्प ही सही होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव जाति के लिए लाभकारी कि कौन सा सूक्ष्म जीव मानव के लिए लाभकारी है? देखिए, साल्मोनेला टाइफी रोग करता है, टाइफॉइड। पेनिसिलियम जो है वो हमारे लिए लाभकारी में आता है क्यों? और स्ट्रेप्टोकोकस जो है एंटीबायोटिक बनाने में उपयोगी है। हाँ, पेनिसिलियम जो है वो कवक है जो रोग कारक भी है, परंतु स्ट्रेप्टोकोकस से बहुत सारी एंटीबायोटिक बनती, इसलिए पहला विकल्प ही सही है इसमें। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बच्चा जो मां के दूध पर पूरी तरह से निर्भर है, ठीक है, केवल मां का दूध पीता है वो, जिसका मीन्स दूध का रंग सफेद होता है, परंतु नवजात का मल पूर्णतया पीला होता है। मल के पीले रंग होने का कारण है कि वो उसका भोजन सफेद है, परंतु उसका मल पीला क्यों हो जाता है? हाँ, कि पित्त वर्णक जो कि पित्त रस से आते हैं, या अपचित दूध प्रोटीन कैसीन के कारण, या ग्रहणी में छोड़ा गया अग्नाशयी रस के कारण, या आंतरे रस के कारण। देखिए, अगर हम थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन लगाएं, वर्णक और पीला रंग, रंग मीन्स वर्णक, पिगमेंट, और पित्त रस में जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं, और ये भोजन के साथ प्रवेश करके, हाँ, और ये रक्त में पहुंचने पर अपघटित होकर के मल को रंग प्रदान करते हैं, इसलिए पहला विकल्प ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जठर रस में होते हैं।
गैस्ट्रिक जूस या जठर रस या आमाशयी रस में होते मीन्स कौन से एंजाइम होते हैं। देखिए कि जठर रस में से मैं आगे के पॉइंट को ले रहा हूं कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशयी रस का है, जबकि वो पूछ रहा है जठर रस का। दूसरे विकल्प में भी ट्रिप्सिन है जो कि अग्नाशयी रस का है, और तीसरे में भी ट्रिप्सिन है। तो ये ट्रिप्सिन 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 3 जगह, परंतु पहले में नहीं है। अब हम ये देखें जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं, कि जठर रस में जो है पेप्सिन होता है, उसके अलावा पेप्सिन भी उसमें जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन के रूप में होता है, और उसको सक्रिय कौन करता है, HCl। तब वो सक्रिय पेप्सिन में बदलता है और वो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा लाइपेज जो है वो अग्नाशयी रस में भी होता है और आमाशय में, और उसको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। वो सूक्ष्म मात्रा में परंतु उपस्थित जरूर है। और बच्चों में जठर रस में रेनिन भी होता है जो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन कर देता है। इसलिए सही विकल्प हुआ पहला। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए, बड़ी ग्रंथि से अर्थ ये है आकार में बड़ी, वजन में भी बड़ी, ठीक है, और जो कार्य में भी अधिकता रखती है ग्रंथि। क्योंकि ऐसा कहा जाता है सामान्यतया कि जिगर किसका बड़ा है, जिगर कहते हैं यकृत को, और यकृत हमारे शरीर की अनेक क्रियाओं को पूर्ण करने वाली ग्रंथि है। इसलिए सबसे बड़ी ग्रंथि हुई यकृत। नेक्स्ट, निम्न में से किस पाचक रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाए। देखिए, सब में एक शब्द है रस रस रस, ठीक है। अभी हमने पूर्व में डिस्कस करा जठर रस जिसमें पेप्सिन है, अग्नाशयी रस ट्रिप्सिन की बात करी, एमाइलेज भी है, लाइपेज भी है, आंतर्य रस अनेक एंजाइम सभी तरह के पूर्ण पाचन करता है आंतर्य रस में, हाँ, जिसमें कि हाँ कुछ मात्रा में इन्वर्टेज है तो लाइपेज भी है, तो वहाँ पर जो है आंतर्य रस के अंदर हाँ न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले एंजाइम भी, मीन्स भोजन को सरलतम में लाने वाले सारे एंजाइम आंतर्य। परंतु पित्त रस एक ऐसा रस है जिसमें केवल जो है हाँ लवण है और वर्णक है, उसके अलावा ये भोजन को सारे माध्यम देते हैं और अम्लता को खत्म करते हैं, जिससे कि अग्नाशयी रस से आने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो कार्य कर सके, क्योंकि अग्नाशयी रस के सभी एंजाइम जो है वो सारे माध्यम में कार्य करते हैं। अतः पित्त रस एक ऐसा रस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। अब इनमें से कौन सा कथन सही है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि कौन सा। पहला है ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। देखिए, हमने पूर्व में बात करी ट्रिप्सिनोजन जहां पर जो है कैसिनोजन, जन जहां वर्ड आता है वो निष्क्रियता को दर्शाता है, परंतु ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है, HCl। हाँ, वहां एंट्रोकाइनेज एंजाइम आता है तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिनोजन आंतरिक म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित होता है, यहाँ ट्रिप्सिनोजन स्त्रावित होता है अग्नाशयी रस द्वारा, इसलिए ये विकल्प गलत है। एंट्रोकाइनेज अग्नाशय द्वारा स्त्रावित, एंट्रोकाइनेज आंतरिक रस से स्त्रावित होता है, शुद्धांत्र या इलियम से स्त्रावित होता है। पित्त रस में ट्रिप्सिन, जबकि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हुए, पहला विकल्प ही सही हुआ। नेक्स्ट,
प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं में प्रथम आमाशय भाग होता है। देखिए, सामान्यतया आमाशय की संरचना में हम बात करें तो पहला भाग जो है ये वो कहलाता है इसोफेगियल भाग, और ये कहलाता है फंडस भाग, और ये पाइलोरिक, जो कि मनुष्यों में व सामान्य जंतुओं में होता है। परंतु जो जंतु जुगाली करते हैं वो पहले भोजन को सीधा निगलते जाते हैं, हाँ, केवल अपने दांतों से कुछ चबाकर उसको छोटे टुकड़ों में तोड़कर इकट्ठा करते। उन इकट्ठा करने के लिए उनमें एक विशेष भाग होता है रूमेन। ठीक है, इसलिए सही विकल्प है इसका तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से फेफड़ों में परिवहन प्राय किसके द्वारा होता है? अब CO2 जो है ब्लड में उपस्थित जल के साथ संयुक्त होगी तो सबसे पहले वो बाइकार्बोनेट बनाती है, और ये बाइकार्बोनेट फिर विघटित होकर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन दे देता है, और वो हाइड्रोजन आयन फिर क्लोराइड शिफ्टिंग वाली प्रक्रिया में, ठीक है, चेंज होते हैं। मीन्स उसका परिवहन किससे हुआ? बाइकार्बोनेट के रूप में, क्योंकि पहला हीमोग्लोबिन के साथ नहीं, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में नहीं, कार्ब एमिनो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाली बात से आता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त हो तो, परंतु फेफड़ों में वो पहुंचेगा किससे? बाइकार्बोनेट, इसलिए तीसरा विकल्प सही हुआ। नेक्स्ट, स्तनधारियों के फेफड़ों में संवातन किसके द्वारा संचालित होता है? यहां देखिए बिंदु है संवातन, और या इसको कहें श्वसन और श्वसन, दोनों में थोड़ा अंतर है। श्वसन कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जबकि श्वसन या संवातन या इंग्लिश में कहें तो वेंटिलेशन मीन्स गैसों का विनिमय होना केवल, उसके लिए नंबर 1 आता है उरोस्थी, सबसे आगे वाला भाग, पसलियां, ठीक है, ये पसलियां, और सब नीचे होता है डायफ्राम या तनुपट। उन पसलियों से जुड़ी होती है कोस्टल मसल, या उनको कहते हैं परसुक पेशियां। मीन्स जो है फेफड़ों से संवातन कब होगा? जब हमारी पसलियां से जुड़ी हुई पेशियां संकुचन और शिथिलन करेगी तो वक्ष्य भाग का आयतन बढ़ेगा या घटेगा। फिर तनुपट ऊपर चढ़े और नीचे आए, तनुपट से जुड़ी हुई जो पेशियां हैं वो उसको तनुपट को ऊपर लाएगी, और वो पेशियां अरीय या रेडियल, मीन्स फेफड़ों की पेशी भित्तियों का इसमें कोई जो है योगदान नहीं होगा। किसका योगदान होगा? डायफ्राम का और परसुक पेशियों का। मीन्स सही विकल्प कौन सा हुआ? दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन गलत है? कि पहला है बाहरी वलकुट व अंदर का मध्यांश वृक्क के 2 भाग होते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहां आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो वृक्क भाग है उसमें जो बाहर वाला भाग है वो कहलाता है, ये बाहरी भाग वलकुट है, ये तो वलकुट भाग है, और आंतरिक भाग जो है वो मेड्यूला है। अब मेड्यूला भाग में इस तरह से बनी शंकुनुमा जो संरचनाएं हैं उनको कहते हैं पिरामिड। ठीक, इन पिरामिड के बीच में यहां पर ये कुछ वलकुट भाग जो है वो प्रवेश कर जाता है। तो जो वलकुट भाग यहां प्रवेश करता है उसको कहते हैं बर्तीनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं उनको। ठीक है,
तो अब हम बिंदु पर आ रहे हैं, बाहरी वलकुट व अंदर का मध्यांश वृक्क के दो भाग है, मीन्स ये तो बिंदु सही में आने वाला हुआ। फिर मध्यांश कुछ वृक्क शंकुओं में विभक्त रहता है, मीन्स जो मध्यांश है वो किस में है, हाँ पिरामिड्स में या शंकु में, मीन्स ये बिंदु भी सही है। शंकु आगे कैलिक्स में खुलते हैं, ये शंकु जहां खुलते हैं ये भाग कहलाता है कैलिक्स, मीन्स ये बिंदु भी सही हुआ। शंकुओं के बीच वलकुट के विस्तारण को वर्तिनी के वृक्क के, मीन्स ये भी सही हुआ। अर्थ पहला चौथा वाली बात, दूसरा चौथा, ये सारे ही गलत हुए, तो सही कौन सा, इनमें से कोई भी नहीं, मीन्स सभी सही है, मीन्स विकल्प कौन सा हुआ, इसमें से कोई नहीं वाला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पथ मनुष्य में मूत्र के गुजरने का सही मार्ग है। देखिए कि उत्सर्जन की सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन है उनमें वोमन संपुट और अंदर ग्लोमेरुलस, और नेफ्रॉन में समीपस्थ कुंडलित नलिका, और फिर आता है हेनले लूप, और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, और उसके बाद अनेक नेफ्रॉन आकर के खुलते किसमें, संग्रह नलिका में, और संग्रह नलिका फिर मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी आती है मूत्राशय में। अब प्रश्न पर हम ध्यान दें कि कौन सा पथ मनुष्य में मूत्र के गुजरने का सही हुआ, मीन्स पहला भाग संग्रह नलिका, दूसरा भाग मूत्रवाहिनी, और फिर मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होगा और फिर मूत्र मार्ग से वो बाहर चला, मीन्स पहला ही विकल्प आ गया, हाँ वो सही है, क्योंकि दूसरे विकल्प में वृक्क शिरा का जो है मूत्र के गुजरने में कोई रोल नहीं, पेल्विस का डायरेक्ट रोल नहीं है, और कॉर्टेक्स का तो बिल्कुल भी उसमें रोल नहीं होता। इसलिए तीनों के प्रथम बिंदु को देख करके ही हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प ही सही मार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, स्तनधारी के वृक्क या नेफ्रॉन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी इकाई जो है, हाँ उत्सर्जन की कौन सी है, नेफ्रॉन से हेनले लूप को पृथक कर दिया जाए तो निम्न में से किसकी संभावना होगी। देखिए कि जो नेफ्रॉन की जो संरचना है, उस नेफ्रॉन की संरचना में समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद ये है हेनले लूप, और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, और फिर आती है संग्रह नलिका। तो हेनले लूप जितना बड़ा होगा, जैसे ऊंट या रेगिस्तानी जो जंतु है उनमें ये हेनले लूप तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, मीन्स वो जल का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं, मीन्स उनका मूत्र कैसा होगा, गाढ़ा। ऊंट का मूत्र जो होता है वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने का कारण हेनले लूप के कारण। अतः यहां प्रश्न में भी है हेनले लूप को हटाई दें, हटा देने का मतलब मूत्र का सांद्रण नहीं हुआ, सांद्रण नहीं हुआ मीन्स मूत्र कैसा होगा, तनु। अब इन विकल्प में देखें, मूत्र का निर्माण तो होगा क्योंकि हेनले लूप नहीं, बाकी पूरी प्रक्रिया है। निर्मित मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा मुश्किल से ही कोई परिवर्तित होगी, हाँ सही है, क्योंकि हेनले लूप का काम उसकी जो है क्वांटिटी के लिए नहीं है। फिर मूत्र अधिक सांद्रता वाला होगा जब हेनले लूप ही नहीं है, जो कि कंसंट्रेशन मूत्र की करने वाला भाग है। अतः मूत्र अधिक तनु होगा, यह विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा होगी। देखिए यहां मैं आपको ब्लड की कुछ बात कर रहा हूं कि जो ब्लड है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा भाग है ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा जो भाग है वो टोटल रक्त का 55% भाग है, और 45% भाग जो है वो ब्लड कॉर्पसल है।
अब इस प्लाज्मा के 55% भाग में 90% जो है वो क्या है, जल। ओके, मीन्स रक्त प्लाज्मा में ही पूछा गया, आगे नहीं पूछा गया प्रश्न को। हमें यह ध्यान देना है कि प्लाज्मा में जल कितना हुआ, 90, इसलिए सेकंड विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का छक्का जमाने वाली कणिका है, कि वे कणिकाएं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए थक्का जमाने में सहायक हों। देखिए, रक्त कणिकाएं जो मूल रूप से हैं वो 3 तरह की है। एक कहलाती है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो है वो है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। आरबीसी हीमोग्लोबिन रखती है और इनका मूल संबंध जो है वो किससे है, ऑक्सीजन के परिवहन से। फिर डब्ल्यूबीसी जो है उनका संबंध जो है विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ और हमारे रोगजनक से लड़ने के लिए। परंतु प्लेटलेट में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिलकर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, इसलिए सही विकल्प हुआ थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञात रक्त समूह वाले सड़क दुर्घटना के एक रोगी को त्वरित रक्त आदान की आवश्यकता है। मीन्स उसका एक्सीडेंट हुआ है, रक्त का जो है प्रवाह ज्यादा हो गया और उसको उसी समय रक्त चाहिए। उसका एक चिकित्सक मित्र अपने रक्त को तुरंत उस पीड़ित व्यक्ति को दान करने के लिए प्रस्ताव देता है कि मेरा रक्त ले लीजिए। दाता का रक्त समूह क्या था, क्योंकि वो खुद कौन है, एक चिकित्सक के नाते उसे पता है कि मेरा रक्त समूह कौन सा है और इसको मैं रक्त दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। इधर ध्यान दीजिए कि रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ, इसके क्रम को ध्यान दीजिए कि ए बी रक्त समूह जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है। ए वाला से भी ग्रहण कर सकता है, बी से भी और ओ से भी, ठीक है। और ओ रक्त समूह उसी तरह सार्वत्रिक दाता है, ये बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी। चूंकि वो चिकित्सक है, उसे पता है उसका रक्त समूह ए है, बी है या ए बी, सबके लिए मेरा रक्त लागू हो सकता है और उसमें किसी प्रकार का जो है कोएगुलेशन नहीं होगा। अतः यहां सही उत्तर होगा रक्त समूह ओ, दाता का रक्त समूह ओ होने के कारण वो तुरंत उससे रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस होने का खतरा होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मीनिंग है कि उसके अंदर रक्त का जमा हो जाता है और बच्चे की उसी समय फीटल कहते हैं जो है गर्भ को, बच्चा गर्भ में है, वो अवस्था कहलाती फीटल, उससे रोग का नाम बना फिटेलिस, ठीक है। हमारे रक्त में सामान्यतया विश्व में बात करें तो लगभग 83% लोग ऐसे हैं जिनमें कि RH जो है वो कारक पाया जाता है। RH से अर्थ है रिसस मंकी में सबसे पहले जो है इस कारक को देखा गया, इसलिए इसका नाम RH रखा गया। जिन लोगों में RH कारक होता है वो RH धनात्मक और जिनमें नहीं होता है वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक। तो जब उसमें नहीं है और अगर RH पॉजिटिव वाला रक्त में पहुंचता है तो बॉडी उसके बाद जो है उससे प्रतिजैविक बनाएगी। मीन्स अगर मां का रक्त नेगेटिव मीन्स उसमें RH कारक नहीं है, और पिता का RH धनात्मक है, तो ऐसी अवस्था में जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्रारंभ में प्रथम संतान होते वक्त होगा। द्वितीय संतान के वक्त तो उस भ्रूण का RH पॉजिटिव
मां में RH पॉजिटिव बना देगा, इसलिए सही उत्तर हुआ सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन लसिका के संबंध में सही है? लसिका को उत्तक द्रव भी कहते हैं और लसिका जो है वो आरबीसी नहीं हो और उसमें कुछ प्रोटीन न हो तो वो द्रव कहलाता है लसिका। मीन्स रक्त में से आरबीसी और कुछ प्रोटीन को हटा दे तो क्या कहलाएगा? लसिका। और लसिका के लिए हमारे शरीर में एक तरह का एक द्वितीय जो है परिसंचरण तंत्र है, लसिका तंत्र। ओके, तो इसलिए इसका सही उत्तर हुआ रक्त माइनस आरबीसी और कुछ प्रोटीन। नेक्स्ट, आयु अनुसार नाड़ी गति का सही विकल्प है। देखिए, जितना बच्चा छोटा होगा उसकी जो है पल्स रेट या नाड़ी गति अधिकतम होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पल्स रेट में कमी आती है। अब इसको अगर हम आधार लें तो 1 वर्ष का बच्चे में 80 बार, 3 से 6 वाले में 120, जबकि यहाँ नाड़ी गति को बढ़ाया जा रहा है। 1 वर्ष में और ज़्यादा होनी चाहिए, उम्र बढ़ी कम होनी चाहिए, युवावस्था आई हाँ तो तुलनात्मक रूप से कम होनी, वृद्धावस्था में कम। यहाँ युवावस्था में ज़्यादा बता रहे तो वो गलत आंसर हुआ। 120 यहाँ बताई जा रही तो गलत हुआ, जबकि होना क्या चाहिए था? अगर क्रम हमें ये मिले कि 1 वर्ष में 150 है, 3 से 6 में 120 तो सही, फिर युवावस्था में 72 से 80 लिखा होता तो सही, वृद्धावस्था में पल्स रेट कमी हो जाती है, इसलिए सही विकल्प हुआ वृद्धा अवस्था। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन मापने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का आविष्कार किसने किया था? ये जनरल नॉलेज प्लस विज्ञान से प्रश्न है कि देखिए, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने खोज की थी जीवाणु की। यूं कह दें, जंतु कोशिका या जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला था एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, जबकि यहाँ प्रश्न स्टेथोस्कोप से। विलियम हार्वे ने जंतुओं में रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी। आर लीनी वो वैज्ञानिक है जिसने स्टेथोस्कोप यंत्र की खोज की थी, इसलिए चौथा विकल्प सही हो। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.